हेलो स्टूडेंट्स, बीकॉम पार्ट सेकेंड पेपर सेकेंड। और हम इसमें कल भी काफ़ी प्रोविजंस पढ़ चुके थे। भारतीय बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण एवं नियंत्रण अधिनियम 1970 के, और आज इसके बाकी के प्रोविजंस पढ़ते हैं। कल जो हमने पढ़ा था वो था लास्ट राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना बनाने का प्रावधान, प्रोविजन फॉर स्कीम ऑफ मैनेजमेंट फॉर द नेशनलाइज्ड बैंक। धारा 9 थी इसकी, और इसके कुछ पॉइंट्स थे उनमें प्रबंध योजना को के हमने फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे थे। आगे बढ़ते हैं। इसी में संचालक मंडलों का गठन, ये कौन करता है? केंद्र सरकार करता है। इसमें पूर्णकालिक निदेशक होंगे, उनकी अधिकतम संख्या 2 हो सकती है और उनमें से एक प्रबंध निदेशक होगा। इसके अलावा एक निदेशक बैंक के कर्मचारियों में से होगा, यानी कि उसकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा संबद्ध बैंकों के प्रतिनिधि यूनियनों द्वारा प्रस्तुत 3 नामों की सूची में से की जाएगी। और एक जो निदेशक होगा वो केंद्र सरकार द्वारा उन्हीं राष्ट्रीयकृत बैंकों के उन्हीं कर्मचारियों में से सेलेक्ट करेगा जो वर्कमैन कर्मकार नहीं है। फिर जमाकर्ताओं के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाला एक निदेशक नियुक्त किया जाएगा। 3 निदेशक केंद्र सरकार ऐसे नियुक्त करेगी जो कि कृषक, श्रमिक और शिल्पकारों के हितों का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनके अलावा एक निदेशक आरबीआई के अनुमोदन से आरबीआई के कर्मचारी को नियुक्त करेगी केंद्र सरकार। इनके अलावा एक जो निदेशक होगा वो केंद्र सरकार का अधिकारी होगा, और एक या एक से अधिक, लेकिन अधिकतम कितने होंगे? 5 ऐसे निदेशक होंगे जो ऐसे विषयों के विशेषज्ञ होंगे जिनसे केंद्र सरकार के मतानुसार जो अपने विशेष ज्ञान और व्यावहारिक अनुभव से राष्ट्रीयकृत बैंक के कार्य में उपयोगी हो सकते हैं। अर्थात ऐसे विषयों के विशेषज्ञ जिनके लिए केंद्र सरकार को ये लगे कि उनके विशेष ज्ञान और या फिर व्यावहारिक अनुभव से राष्ट्रीयकृत जो बैंक है, नेशनलाइज्ड जो बैंक है, उनके कार्य में उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। ऐसे निदेशकों की नियुक्ति की जाएगी। इनकी संख्या 1 या 1 से अधिक हो सकती है, लेकिन अधिकतम 5 होगी। आगे बढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट इसका संचालक मंडलों के चेयरमैन तथा प्रबंध निदेशक। इसमें क्या होगा? राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना में इन जो भी उपरोक्त निदेशक हमने पढ़े थे उनमें से केंद्र सरकार किसी एक को बोर्ड का सभापति बनाएगी जो बैठकों का सभापतित्व करेगा। इनके अलावा एक निदेशक को प्रबंध निदेशक बनाएगी मैनेजिंग डायरेक्टर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो एक ही निदेशक को इन दोनों पदों पर रख सकती है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रबंध समिति का गठन एवं अधिकार। राष्ट्रीयकृत बैंक की प्रबंध समिति में बैंक का चेयरमैन होगा, प्रबंध निदेशक होगा, मनोनीत आरबीआई मनोनीत निदेशक होगा, केंद्र सरकार द्वारा मनोनीत निदेशक अधिकारी होगा, और केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट निदेशक भी होंगे और उनकी अधिकतम संख्या 4 होंगी। और यह प्रबंध समिति किन अधिकारों का प्रयोग करेगी? उन अधिकारों का जो कि संचालक मंडल उन्हें सौंप रहा है। आगे, संचालक मंडलों द्वारा सलाहकार समितियों का गठन एवं उनके कार्य। इस अधिनियम के अंतर्गत राष्ट्रीयकृत बैंकों में संचालक मंडलों द्वारा सलाहकार समितियों के गठन की भी व्यवस्था की गई है, और ये समितियां संचालक मंडल द्वारा सौंपे गए जो कार्य होंगे उनको संपादन करेगी, और उनके द्वारा जो भी विषय सौंपे जाते हैं उन पर भी सलाहकार का काम करेंगी। इनके अलावा बैंकों के निदेशकों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को भी इन समितियों में सदस्य बनाए जाने का प्रावधान है। इन समितियों के सदस्य अन्य सदस्य भी बनाए जा सकते हैं, किनके अलावा? बैंकों के निदेशकों के अलावा। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों हेतु 5 प्रादेशिक सलाहकार समितियों का भी गठन। राष्ट्रीयकृत बैंकों की प्रबंध योजना में 5 क्षेत्रों के लिए अलग अलग प्रादेशिक सलाहकार एजेंसियां भी होंगी, और ये एजेंसियां ये जो समितियां होंगी ये अपने अपने क्षेत्रों की बैंकिंग संबंधी समस्याओं की समीक्षा करेंगी और रिजर्व बैंक और केंद्र सरकार के विचार के लिए अपनी सिफारिशों को प्रस्तुत करेगी। इनके अलावा इन समितियों में केंद्र सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियों के अलावा भी संबंधित राज्यों और राष्ट्रीयकृत बैंकों के प्रतिनिधियों को भी सम्मिलित किए जाने का प्रावधान है 5 प्रादेशिक सलाहकार समितियों में। आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार को राष्ट्रीयकृत बैंकों के पूंजी आकार में वृद्धि का अधिकार। राइट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट टू इंक्रीज कैपिटल ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। इस अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत ये अधिकार दिया गया है। राष्ट्रीयकृत नए बैंकों की पूंजी आकार में वृद्धि करने का अधिकार केंद्र सरकार को दे दिया, लेकिन
इसमें धारा 9(2) के अधीन ऐसे बैंकों की प्रदत्त पूंजी और पेड अप कैपिटल जो है वो मैक्सिमम 15 करोड़ रुपए होगी, अर्थात 15 करोड़ से ज़्यादा नहीं की जा सकती और इसका अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के लेखे एवं अंकेशन अकाउंट्स एंड ऑडिट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक्स। अब इस अधिनियम की धारा 1 के अंतर्गत ऐसे राष्ट्रीयकृत बैंकों की लेखा पुस्तकें प्रत्येक 31 दिसंबर को बंद होंगी और संतुलित होंगी। धारा 3 के अनुसार बैंक आरबीआई की पूर्व अनुमति से ऐसे अंकेशक की नियुक्ति करेगा जो कंपनी अंकेक्षण करने योग्य है और पारिश्रमिक उसको केंद्र सरकार के परामर्श से आरबीआई निर्धारित करेगा। फिर अधिनियम की धारा 10(4) के अनुसार अंकेशक के कुछ अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वो सभी लेखा पुस्तकें, लेखा प्रलेख को निश्चित समय में देखने और जांच करने का अधिकारी है। आवश्यकता पड़ने पर बैंक के व अंकेशक बैंक के अभिरक्षक यानी कि कस्टोडियन या अन्य कर्मचारियों के खातों संबंधी पूछताछ कर सकता है। इसके अलावा जांच पड़ताल में सहायता के लिए लेखापाल या कर्मचारी की नियुक्ति भी कर सकता है और उसका भार वहन करने का दायित्व उस संबंधित नेशनलाइज्ड बैंक पर होगा। इसके अलावा धारा 5 के अनुसार अन्य बैंकिंग कंपनियों की भांति इन बैंकों के अंकेशक अपना अंकेक्षण प्रतिवेदन और प्रमाण पत्र और लेन देनों की जानकारी भी देंगे जो उनकी जानकारी में है। और धारा 10(6) के अनुसार जो रिपोर्ट ऑफ ऑडिटर है, अंकेशक जो अपना प्रतिवेदन है वो केंद्र सरकार को देगा और इसके अलावा एक प्रति इसकी आरबीआई और संबंधित बैंक को भी दी जाएगी। अब राष्ट्रीयकृत बैंकों के लाभों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। धारा 10(7) में प्रावधान किया गया है कि वैधानिक प्रावधानों की पूर्ति के बाद राष्ट्रीयकृत बैंकों में नेशनलाइज्ड बैंकों के P&L अकाउंट में जो भी प्रॉफिट बचता है वो केंद्र सरकार को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, यानी कि केंद्र सरकार के पास शेष बचा हुआ प्रॉफिट की राशि हस्तांतरित कर दी जाएगी। फिर अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सेवा संबंधी प्रावधान, प्रोविजंस फॉर सर्विसेज ऑफ अथॉरिटीज एंड एम्प्लॉयज ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। इसमें धारा 12(2) के अंतर्गत प्रावधान किया है कि राष्ट्रीयकरण से पूर्व उस बैंक में जो अधिकारी और कर्मचारी थे वो राष्ट्रीयकृत बैंक में भी उसी प्रकार से अधिकारी और कर्मचारी माने जाएंगे और उन्हीं सेवा शर्तों पर रहेंगे जैसे वो पूर्व में थे, अर्थात उनके पद में किसी भी प्रकार का कोई चेंजेस नहीं आएगा। फिर है राष्ट्रीयकृत बैंकों में कर्तव्य परायणता एवं गोपनीयता का दायित्व, ऑब्लिगेशंस एज टू फिडेलिटी एंड सीक्रेसी। इसमें क्या होगा कि इसकी धारा 3 के अनुसार परंपराओं का विधि सम्मत पालन करना होगा। सभी राष्ट्रीयकृत बैंकों में जो भी प्रचलित पद्धतियाँ, व्यवहार और परंपराएं हैं उनका कब तक, जब तक कि विधि द्वारा या अन्यथा अपेक्षित ना हो। गोपनीयताओं की सूचनाओं की गोपनीयता। ऐसे बैंकों से अधिनियम यह भी अपेक्षा रखता है कि वे अपने विभिन्न घटकों से संबंधित सूचनाओं को गुप्त रखें और वैधानिक आवश्यकता होने पर ही उनको प्रकट करें। इसके अलावा कर्तव्य परायणता एवं गोपनीयता की शपथ कौन लेगा? राष्ट्रीयकृत बैंक का प्रत्येक निदेशक, अंकेशक, सलाहकार, अधिकारी और कर्मचारी जब भी अपने पदभार को संभालेंगे तो उससे पूर्व कर्तव्य परायणता और गोपनीयता की निर्धारित प्रपत्र में उनको शपथ लेना अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों का दायित्व, लायबिलिटी ऑफ डायरेक्टर्स, धारा 16। अब धारा 16(2) में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशकों, स्थानीय बोर्ड अथवा कमेटी सदस्यों के दायित्व संबंधी प्रावधान किए गए धारा 16 के अनुसार। इसके अलावा कुछ अवस्थाएं ऐसी हैं जिनमें उनके उत्तरदायी नहीं होंगे, वो अगर वो अवस्थाएं घटित होती है, जैसे बैंक द्वारा प्राप्त किसी संपत्ति या प्रतिभूति के मूल्य में कमी या फिर स्वामित्व में उत्पन्न दोष से होने वाली हानि के संबंध में वो उत्तरदायी नहीं होंगे, या फिर बैंक के किसी ग्राहक अथवा ऋणी के दिवालिया हो जाने या उसके किसी गलत कार्य से हुई हानि के कारण, और इसके अलावा अपने पद का कार्य संपादन करने संबंधी कार्य से हुई हानि के कारण, अगर ये इन सब के कारण हानि होती है तो वो निदेशक अथवा कर्मचारी उत्तरदायी नहीं होंगे। लेकिन 16(2) में यह भी प्रावधान है कि यदि ऐसी हानि जानबूझकर हो रही है या चूक से हो रही है, बाय मिस्टेक हो रही है,
तो फिर इस प्रावधान का लाभ नहीं मिलेगा और व्यक्तिगत रूप से वो निदेशक या कर्मचारी अधिकारी उत्तरदायी होंगे। आगे बढ़ते हैं। क्षतिपूर्ति का अधिकार, राइट्स ऑफ इंडेमनिटी। इस अधिनियम की धारा 16 के अनुसार अपने राष्ट्रीयकृत बैंकों के कस्टोडियन अधिकारी कर्मचारी, भारत सरकार और रिजर्व बैंक के अधिकारी अपने कर्तव्य पालन करने में जो भी व्यय या हानि उठानी पड़ती है उसकी क्षतिपूर्ति संबंधित बैंक करेगा। लेकिन 16(1) में यह भी प्रावधान दे दिया गया कि अगर ऐसा व्यय या हानि जानबूझकर या चूक से हो रही है तो इस प्रकार की क्षतिपूर्ति के अधिकारी वो कस्टोडियन अधिकारी कर्मचारी या केंद्र सरकार और रिजर्व बैंक के अधिकारी नहीं होंगे, बल्कि वे व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। लास्ट हमारा जो पॉइंट है वो है राष्ट्रीयकृत बैंकों का नियमन, रेगुलेशन ऑफ नेशनलाइज्ड बैंक। धारा 19 के अंदर ये प्रावधान है कि संचालक मंडल को राष्ट्रीयकृत बैंकों के नए नियमनों की रचना का अधिकार होगा, अर्थात नए नियम, नए रेगुलेशन संचालक मंडल बना सकता है धारा 19 के अकॉर्डिंग। लेकिन ये नियमन बैंकिंग कंपनीज उपक्रम अधिग्रहण अंतरण अधिनियम 1970 के अथवा अन्य किसी योजना के असंगत नहीं होने चाहिए। नए नियम नहीं बनाए जाने तक पूर्व वाले ही अंतर्नियम, नियम, उपनियम, आदेश राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लागू होंगे। अदरवाइज संचालक मंडल धारा 19 के अकॉर्डिंग नए रेगुलेशंस बना सकता है, बशर्ते वो इस एक्ट के या अन्य एक्ट के असंगत नहीं हो। चैप्टर क्लोज। इसके असाइनमेंट मैं आपको कल दूंगी।